हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसके बारे में मैंने आपको इसके इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद हम शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। आज हम देखेंगे कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कैसे बनती है, उसका फॉर्मेट क्या है। क्योंकि जो हम पहले जो शोर प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाते थे वो अलग होती थी। यहाँ पे हम बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाएंगे जो कि उसका फॉर्मेट पूरा का पूरा अलग है। पहले हम बैलेंस शीट बनाते थे हॉरिजॉन्टल वे में, टी फॉर्मेट में, लेकिन अब हमें जो बैलेंस शीट बनानी है वो वर्टिकल फॉर्म में बनानी है, वो सीधी बनानी है। मतलब सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे ही आ जाएगा असेट्स। मतलब हमें सिर्फ ऐसे फॉर्म में ही अपनी बैलेंस शीट को फॉर्म करना है। अब हमें यहाँ पे लायबिलिटीज, यहाँ पे असेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी और हमें क्या क्या चीज़ों को क्या चीज़ माननी है। मतलब करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स, असेट्स नॉन करेंट असेट्स, लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज के बारे में हम जानेंगे। तो देख लेते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। ये रही बैलेंस शीट, ये देखिए। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसको हम पहले सिर्फ लायबिलिटीज के नाम से जानते थे। यहाँ पे आते हैं सीरियल नंबर्स, पार्टिकुलर नोट नंबर, मतलब किस पेज में है या कब मिला, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का अमाउंट लेकर के चलती है। तो ये है करेंट ईयर की और ये है प्रीवियस ईयर की। यहाँ पे हम इस बार जो इस साल जो जो चीज़ें होंगी, जो जो अमाउंट आएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर की हैं, जो पहले की हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। मतलब कुल टोटल 4 आइटम्स आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर। सबसे पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। 4 चीज आती हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। जो जैसा कि इक्विटी शेयर के लिए हम एक पेपर फाइल करके देते हैं कि भैया आपने हमारे इतने शेयर्स खरीदे, उसी तरह से शेयर वारंट का भी एक पेपर होता है जिससे मनी रिसीव होती है, उसको कहते हैं शेयर वारंट। उसी के बाद है शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको आगे दी है, तो वो हम पढ़ के फिर देखेंगे। अभी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। फिर आ जाता है असेट्स। देखिए ये फॉर्मेट बिल्कुल वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। इसके बाद आता है असेट्स। असेट्स में सिर्फ 2 चीज़ें आएंगी, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। इसके बारे में आपको पूरी डीपली जानकारी यहाँ नीचे गिवन है। तो नॉन करेंट असेट्स में आता है फिक्स्ड असेट, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स एंड अंडर डेवलपमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आता है, डिफर्ड टैक्स असेट्स आता है, नेट होना चाहिए, मतलब इसमें से सारी चीज़ें माइनस करके हमें डिफर्ड टैक्स असेट्स चाहिए होती है। लॉन्ग टर्म लोन चाहिए है, अदर नॉन करेंट असेट्स, जो इनमें से बच जाएगा, इनमें से जो भी हमारा छूट जाएगा, जो हम लिखना भूल जाएंगे, वो हम अदर नॉन करेंट असेट्स में लिख देंगे। फिर आते हैं करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करेंट असेट्स। सबसे पहले जान लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या है। कैश तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास पैसे हैं उन्हीं को हम कैश कहते हैं। कैश इक्विवेलेंट क्या है, ये जो इक्विवेलेंट है ये होता क्या है, ये टर्म हम पहली बार सुन रहे हैं। तो हम जान लेते हैं कैश इक्विवेलेंट जो होता है वो एक मेजर टाइम के लिए हमारे पास होता है। मतलब देखिए जैसे हमारे पास कोई असेट्स है,
पर हमें पता है कि वो असेट्स 3 महीने के बाद हमें कैश में मिल जाएगी। मतलब अगर हम उसको 3 महीने में बेचते हैं तो हमें कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। वो चीज़ें जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं उसको कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। जैसे कोई हमारे पास बॉन्ड है, कोई शेयर है और उसमें शेयर नहीं बॉन्ड कहेंगे, बॉन्ड है लेकिन उसका टाइम पीरियड है कि 3 महीने में हमें उस पेपर को दे करके अपना कैश लेना है। जैसे बिल्स रिसीवेबल होते हैं उसी टाइप से होते हैं कैश इक्विवेलेंट। इसमें हमारे पास एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हमें कैश मिल जाता है। इसको हम ज़्यादा दिनों तक नहीं रखते, वो है कैश इक्विवेलेंट। आई होप कि कैश और कैश इक्विवेलेंट आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डीप में दी हुई हैं, जैसे शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, तो इसको तो आपको पता ही कि ईएससी प्लस पीएससी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वो शेयर होल्डर फंड होता है। और शेयर होल्डर फंड वो होता है जो कंपनी के ओनर्स रहते हैं वो कंपनी को देते हैं। जब वो हमारे शेयर खरीदते हैं तभी वो हम होल्डर बन जाते हैं और वो हमें कुछ पैसा देते हैं, जो कि कंपनी जिस चीज़ के लिए पैसे मतलब कंपनी को जिस चीज़ के लिए पैसे चाहिए उस चीज़ के लिए शेयर होल्डर जो है पैसे प्रोवाइड करते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब ये है कि जब हम अपने कंपनी को, जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है उसके बाद उसको एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो जाता है। लेकिन कई बार होता है ना कि ओवर सब्सक्रिप्शन आ गए, किसी ने ज़्यादा वो कर दिया, अलॉटमेंट हो गए, ज़्यादा एप्लीकेंट आ गए और उन्होंने पैसा भी पे कर दिया। हम कई बार क्या करते हैं कि कम है भैया, चलिए मान लीजिए 500 या 700 ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। तो वो मनी जो 700 लोगों की मनी है उसको हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, उसी को कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसका पैसा जो है, जो एप्लीकेशन में हमें मिल गया है, जो एक्सेस शेयर आ गए थे उनका पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और जो वो पैसा है उसको उस टाइम के लिए हम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहते हैं। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, जितने भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फाइनेंस है उनको कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे कि लोन, हम बैंक से जब लोन लेते हैं वो लोन आ जाता है, और भी जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो इसमें आते हैं। फिर आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज में। तो करंट लायबिलिटीज में क्या होता है, शॉर्ट टर्म्स लोन्स जो हम कि 1 साल के अंदर हमें पे करने होते हैं उसको कहते हैं करंट लायबिलिटीज। जैसे कि बिल्स पेएबल सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। इसी के साथ आते हैं असेट्स पे। नॉन करंट असेट्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे कि असेट्स है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। जब हम कभी भी कंपनी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम नॉन करंट असेट्स को ही परचेज करते हैं। जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत की हैं, जो भी हम कंपनी खोल रहे हैं उसके लिए हम सबसे पहले नॉन करंट असेट्स की परचेज करते हैं। फिर आता है करंट असेट। करंट असेट्स मतलब जिसकी हम पैसा जो कि इजीली कन्वर्टेबल है कैश में विद इन 12 मंथ्स, जो 12 मंथ के अंदर कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाता है उसको कहते हैं करंट असेट्स। उसके लिए जो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल होती है बिजनेस की, कि हमने मटेरियल कब खरीदा, खरीदने के बाद उसको रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके उसको सेल किया, सेल करने के बाद जो हमारे पास कैश आ गया वो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है ना भैया, कि हम इस दिन कैश परचेज रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेंगे, उसको सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा इतने दिनों में आ जाएगा। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और ये हमारे पास एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है कि इतने दिनों में हमें अपना सामान बेचना है। और भी आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे डीपली में जानकारियाँ अवेलेबल हैं, बुक आप देखिए, बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि करंट असेट्स क्या क्या होती है। मैंने वैसे तो आपको सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अगर पॉइंट लिखने आते हैं तो आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसी के आगे रिजर्व एंड सरप्लस। ये तो आपको पता ही है कि रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाता है। अगर प्रॉफिट है तो उसको सरप्लस कहेंगे और अगर लॉस है तो उसको डेफिसिट कहेंगे। ये तो सिंपल सी बातें हैं।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग मैंने बता ही दिया, जैसे डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज एंड लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज हैं, ये होते हैं लॉन्ग टर्म। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो कि हमारा छूट जाए, अगर मान लीजिए हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में नहीं लिख पाए, उनको हम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लिख देंगे, जैसे ट्रेड पेएबल है और या अदर कुछ और छूट गया तो वो। लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म बोरोज, लोन रीपेएबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर पार्टीज, लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम सब्सिडायरीज। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है, सिर्फ आपको पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे यहाँ टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर स्पेसिफिक नेचर। ये सारी चीज़ें जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, और वो सॉरी टेंजिबल एसेट्स है। और इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइल्स, ये सारे जो होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। इसी के बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है, नॉन करेंट एसेट्स। आपको सारी चीज़ें बुक में ही गिवन है, आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। जैसे हम बात कर रहे थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आ गया। बैंक बैलेंस, चेक्स, ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड, इसका कैश इक्विवेलेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है चेक। चेक जो होता है वो एक 3 मंथ के पीरियड में होता है, 3 मंथ में हमको उसको कैश में कन्वर्ट करके लेना पड़ता है बैंक से, तो ये उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैश इक्विवेलेंट। जो चेक है वो हमें 3 महीने के अंदर कैश में मिल जाता है। इसके बाद ड्राफ्ट का भी एक टाइम होता है, मान लीजिए उसका 4 महीने का, तो 4 महीने में हमको कैश में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। ऐसे ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है। और आज का टॉपिक इतना ही था कि हम बैलेंस शीट के बारे में जान ले कि क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी और क्या क्या चीज़ें हमको उसमें पढ़ना। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारियाँ चाहिए हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।